नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारे और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। 4 दिन की छुट्टी के बाद आपसे मिल रहे हैं और छुट्टियों में हमने आपको मिस किया है, आपने भी हमें मिस किया होगा, लेकिन ज़रूरी थी छुट्टियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। हाँ, बहुत ज़रूरी है ना, फ्रेशनेस आ जाती है। हाँ, आराम मिलता है शरीर को, दिमाग को आराम मिलता है और जो हमारे दर्शक हैं उनको भी थोड़ी सी जो बोर्डम से वो बच जाते हैं। हाँ, क्योंकि हम तो रोज़ बनाते ही हैं वीडियो जी। तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद उनको याद भी आने लगेगी। इसलिए तो वो लोक कथाओं का वीडियो शुरू किया है। हाँ। कि हर संडे आप सारी दुनियादारी को छोड़ के हंसे सिर्फ। बिल्कुल। हंसना बहुत जरूरी है जीवन में। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जब से चुनाव हुए हैं कांग्रेस पार्टी चर्चाओं में है। ऐसा होता नहीं है वैसे कि कोई पार्टी हार जाए उसकी चर्चाएं हो रही हैं और जीत जाए उसको कोई बात भी नहीं कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की चर्चाएं हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी की चर्चाएं होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि उनकी सरकार आते आते रह गई, इसलिए ज़्यादा चर्चाएं उनकी हो रही है। तो ये जो सरकार आते आते रही है, इसकी क्या कारण रहे, इसको लेकर उन्होंने एक कमेटी बनाई है और कमेटी की जो मीटिंग थी वो दिल्ली में परसों हुई है और उसका जो कंक्लूजन है मीटिंग का वो है कि सब लोग ईवीएम पे ठीकरा अपना फोड़ रहे हैं, सारे कांग्रेस के लोग मिलके। लेकिन क्या ईवीएम पे ठीकरा फोड़ के वो अपनी जवाबदेहियों से बच जाएंगे? क्योंकि ये सच है कि हरियाणा में कांग्रेस को किसी और ने नहीं हराया बल्कि कांग्रेसियों ने ही हराया है। दूसरा, नेता प्रतिपक्ष का फैसला होना है और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव के बाद होगा। तो एक लाइन का सिंगल इन्होंने प्रस्ताव लिख के राहुल गांधी को भेज रखा है, तो इतना समय कैसे मतलब लग रहा है उनको? ये कुछ सवाल हैं, आप भी अपनी राय इन पे जरूर रखिएगा। डॉक्टर साहब जी। कांग्रेस को किसने हराया है? ईवीएम ने? कांग्रेस को किसने हराया? एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन तो गई है और मज़े की बात यह है कि जो ये पूछना जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को किसने हराया, उनको सब पता है। कांग्रेस का हाईकमान भी जानता है, कांग्रेस के दोनों गुट भी जानते हैं, सारे कांग्रेसी जानते हैं और मज़े की बात है हरियाणा की जनता भी जानती है कि कांग्रेस क्यों हारी है। मैं दयाल मार्केट में जी। वो दयाल ऑप्टिकल है खान मार्केट में, वहाँ मेरा एक दोस्त है मनीष, उसके पास गया हुआ तो दलाल साहब वहाँ पे खान मार्केट में मिल गया मुझे, करण सिंह दलाल जी। तो मैंने उनसे पूछा जी कि क्या फैक्ट फाइंडिंग है, कि बोले हरियाणा में कांग्रेस की इतनी ज़बरदस्त वेव थी फिर भी हम हारे हैं, तो इसमें ईवीएम का कह रहे हैं कि लोग ईवीएम आ रहे। तो मैंने कहा दूसरे कारण भी तो हो सकते हैं। बोले फिलहाल ईवीएम आ रही है। ये बात छोटा सा एक उसमें सामने आई। देखिए, अगर ईवीएम को आप मान लेंगे कि ईवीएम की वजह से सारा है, तो जो और कारण है वो तो धरातल पे चले जाएंगे। हाँ, अब मैंने यही तो, एक बार ईवीएम को तो आप साइड में रख दीजिए, बाकी कारण तो देखिए ना। तो फिर कांग्रेस की अंतर्कलह, कांग्रेस के बागी होना और ये आंकड़े देना कि हम इतनी सीटों पे केवल इतने मत से रह गए हैं, तो फिर वो तो सबसे मुक्ति मिल जाएगी। फिर तो आप ईवीएम के पीछे पड़े रहना, ये फेस सेविंग है, एक तरीके से अपनी जिम्मेवारियों से बचने की कोशिश है। ये तो मशीन के साथ हो रहा है। एक प्रभारी हैं दीपक बावरिया जी, पहले तो उनको शैलजा जी ने शुरुआत की थी, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, उनको डाउटफुल कर दिया। और अब मजे की बात है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने भी उनको डाउटफुल कर दिया। हाँ, उनको डाउटफुल कर दिया कि दीपक बावरिया ही जिम्मेवार हैं। तो पहला ईवीएम की मशीन, नंबर 2 पे दीपक बावरिया, और उनको भी स्लीपर सेल मान के चल रहे हैं वो लोग कि गुजरातियों के इशारे पे एक गुजराती काम कर रहा था। तो इतनी सारी वजह लोगों के दिमाग में है। मैंने कहा ना कि सबको वजह पता है, आप कहीं भी जाइए। मैं ये सोच रहा था कि अब चूँकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया तो लोग ये बात नहीं करेंगे। कल मैं भी एक किसी समारोह में था तो वहाँ भी मेरे से किसी ने पूछा कि कांग्रेस के हारने की वजह क्या रही। इससे पहले कि मैं बताता उन्होंने खुद बता दी, और ये कि इनकी आपसी लड़ाई इनको लेके बैठ गई। आम लोगों में ये परसेप्शन है। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी या जो और भी कमेटियाँ बनेंगी बनती रहती हैं, हमेशा हर हार के बाद बनती हैं। वो जो एक बड़ा मशहूर जुमला होता है ना, हर एक पार्टी हारने के बाद कहती है हम इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे। ये दौर कुछ ज़्यादा लंबा खींच दिया इन्होंने कांग्रेस का। तो इसमें से कुछ निकलने वाला है नहीं। ये सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल है। कोई भी चुनाव आयोग समेत न सरकार केंद्र में बैठी हुई ये कतई ये कहेगी कि ईवीएम की वजह से हुआ है। तो कुछ नहीं निकलना इसका, वही अपने ढाक के 3 पत्ते।
और जहाँ तक अब कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता की सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसमें सबसे ज़्यादा रुचि ली जा रही है। जब नायब सिंह सैनी को हफ्ता लग गया तो कांग्रेस भी सवाल उठा रही थी कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, आप क्यों नहीं अपना वो चुन लेते। लेकिन भाई तुमने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तुम तो। इनका किसी एक स्टेट का मैं डाटा देख रहा था, वहाँ मई में चुनाव हुए और नवंबर में जाके नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हुआ था कांग्रेस में। यहाँ भी संभव है, ऐसा कुछ नहीं। ये वाला जो 17 ये तो बिना प्रतिपक्ष के नेता के जाएगा ही जाएगा। और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद क्या इस पर असर पड़ेगा और क्या होने वाला मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। तो जिस तरीके से संगठन यानी खड़ा हो रहा, हो सकता है कि प्रतिपक्ष के नेता के बिना गर्मियों वाला जो ग्रीष्मकालीन सत्र है वहाँ तक भी नहीं। और वैसे भी कोई खास तो है नहीं भाई, जो है विपक्ष का नेता वो तो है, सीधी सी बात है। 37 में से 32 से 33 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति निष्ठावान। अब इसमें आप क्या निकालना चाह रहे हो? केवल ये देखे कि हुड्डा गुट के आदमी को ना लाके और को आप ये मैसेज देगा ना कि हुड्डा की वजह से कांग्रेस हारी। लेकिन जिसके साथ इतने विधायक हैं वो कैसे स्वीकार कर लेंगे किसी और आदमी को? एक बार किरण चौधरी बनाई थी, कितना डमी थी। तो ये हो सकता है कि हुड्डा साहब अपना थोड़ा सा बड़प्पन दिखाते हुए अपने ही गुट के किसी नेता को प्रमोट करें, जिसमें अशोक अरोड़ा भी हैं, भारत भूषण बत्रा भी हैं, और भी 1-2 नाम आ रहे हैं साथ में। और अभी जो है एक प्रवक्ता थे कोई उनके, उन्होंने कह दिया कि जी अशोक अरोड़ा और एक नाम चल रहा है, उसको तो इन्होंने पार्टी से पार्टी से निकाल दिया। ये छोटी सी घटना पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जिसने इस तरह की बात की उसको निकाल दिया। वो सच में तो वो प्रवक्ता थे नहीं। हाँ, वो बाबू बाल मुकुंद शर्मा है, कोई बाल मुकुंद शर्मा। हाँ, वो तो बहुत बड़े पत्रकार हुए 100-150 साल। नहीं, ये दूसरे बाल मुकुंद हैं। ये प्रवक्ता बता के खुद को डिबेट में शामिल होते, उनको पार्टी से ही निकाल दिया इन्होंने, प्राथमिक सदस्यता से ही निलंबित कर दिया इन्होंने। हाँ, तो वो चंद्रमोहन बिश्नोई जी का दूसरा नाम ले रहे थे। तो अभी देखिए कि चंद्रमोहन बिश्नोई के नाम पे हम चर्चा कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। भाजपा की नज़रें टिकी हुई हैं। अगर चंद्रमोहन बिश्नोई आ गए तो उनके खिलाफ जो दुष्प्रचार होगा, उनका तो ज़्यादा ही जरूरत है नहीं, है ना। मियाँ चांद मोहम्मद और बाली एपिसोड, वो सारी की सारी चीज़ें उठाएंगे, तो सारा हमला वहीं से होना है। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद चंद्रमोहन बिश्नोई को इन आरोपों के दृष्टिगत, हालांकि इन आरोपों से पंचकुला की जनता तो उनको मुक्त कर चुकी है। जनता तो किसी को मुक्त कर देती, जनता के ऊपर मत जाएगी आप। अगर जनता के निर्णय से सब हो रहा है तो सब ठीक हो रहा है, फिर क्या गलत है? जनता ने निर्णय दे दिया, भाजपा की सरकार बननी चाहिए थी, केंद्र व प्रदेश में बन गई, अब बैठिए अपने आराम से घर पे। और जनता तो जेल में बंद मुख्तार अंसारी को, साबुद्दीन को भी चुनाव जिताती, जनता बलात्कारियों को भी चुनाव जिताती, और यहाँ की नहीं अमेरिका की भी जिताती है। अब ट्रंप के बारे में आप देखो ना कि वो उसको कहा गया कि वो झूठा है नंबर 1 का, उसके भाषणों में 73% झूठ होता है। झूठे ही देश संभालते हैं, तो झूठा है। अगर उसके भाषण में 73% झूठ है तो बाकी का तो 100 का 100 मिलेगा। तो वो 73% झूठा है, भ्रष्ट है, 80 के करीब मुकदमे उस पर भ्रष्टाचार के चल रहे हैं, और लंपट है। तो मैंने एक पोस्ट लिखी थी अपने उस पर। क्या लिखा? मैंने पोस्ट लिखी थी कि भ्रष्ट है और उसका लंपट है, झूठा है। तो क्या हुआ? लोकप्रिय तो है ना। तो आजकल लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी देखी जाती है, और जनता वो चाहे अमेरिका की हो या भारत की हो, आज इस दौर में विश्व गुजर रहा है कि जो इस तरह के लोग हैं ना, लंपट टाइप, इनको कोई बुरा नहीं मानते। इनका दौर है ये। लंपट तो धार्मिक गुरु बन जाते हैं, इनका दौर है जी। हाँ, तो अब हम तो खैर व्याख्या कर लेते हैं कि भारत में कलयुग है, और तो कहीं चलता नहीं कलयुग, यहाँ तो है, तो यहाँ तो जस्टिफाई हो जाता है। लेकिन अब हम ये भी कह सकते हैं कि कलयुग का प्रभाव जो है अन्य देशों पर भी पड़ता है। तो झूठे, भ्रष्ट और लंपट लोगों को जनता ही जिता के भेजती है, वो भारत में भी भेजती है और वो अन्य देशों में भी भेजती है। इसलिए जनता के विवेक पर तो अब सवाल नहीं उठाया जा सकता। एक सज्जन ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया मेरे को कि इस बार पत्रकार भी ठगे से रह गए जी, आकलन सही नहीं हुआ उनका, इसकी क्या वजह है? मैंने इसकी वजह यह है कि 40% लोगों ने तो भाजपा को वोट दिया, 40 ने कांग्रेस को दिया, 20% ने किसी को भी नहीं दिया। ये स्थिति है ना। हाँ, यही है। 40-100 लोगों का अगर हम विभाजन करें तो 40 भाजपा के साथ, 40 कांग्रेस के साथ और 20 कहीं भी नहीं। तो जो भाजपा वाले हैं उनमें 40 में से 10 लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि भाजपा की सरकार आएगी, 30 पता नहीं किन कारणों से चुप थे,
जिसे आज भाजपा कहती है कि अंडर साइलेंट थे, वोटर। वो साइलेंट था, वो बोल ही नहीं रहा था। जबकि कांग्रेस के जो 40% थे वो उछल उछल के, कूद कूद के, दीवारों पर लिख लिख के कह रहे थे कांग्रेस आएगी आएगी आएगी। तो ये शोर सुनाई दिया सबको। जो 10 थे वो तो अपने चुप हो गए कहीं, है ना, और 20 जो थे वो कहीं थे ही नहीं, डामाडोल थे। तो भाई जो समाज की जो आवाज़ आ रही है उसे ही तो लोग कहेंगे सारे के सारे उसमें। और मज़े की बात है कि जनता भी शामिल है। आप बेशक पत्रकारों को, विश्लेषकों को दोष दो, ये जो जनता सवाल कर रही है इसको भी कतई उम्मीद नहीं थी इस निर्णय की। लेकिन ये सबसे पहले मुक्त होने के लिए, अपने अपराध से मुक्ति पाने के लिए दूसरों पे छीछा लेदर कर दो कि आपको नहीं पता चला। भाई आपको ही क्या पता चला? सोशल मीडिया के दौर में कौन किसको रोक रहा? आप, मैं तो तब मानता कि हजारों वीडियो ऐसे आते जो कहते हैं जी इतनी सीटें आ ही रही हैं भाजपा की। तो ये जनता जो तत्व है ना, हम कहते तो हैं मजबूरी में कि बहुत समझदार है, बड़ी विवेकशील है, अमुक अमुक गुणगान करते हैं, जनार्दन है, लेकिन कई बार मुझे काटजूची इस मामले में सही लगते हैं कि भारत में 90% लोग, और शायद तो वो 99 कहने लगे हैं आजकल, वो वही है है ना। दूसरी बार हाँ, ये कोट एंड कोट है, काटजूची के बयान है कि वो इसी तरह के लोग हैं। और भारत में लोग इस तरह की चीज़ें कर भी लेते हैं। और ट्रंप की जीत पे मणिशंकर अय्यर ने लगभग वही बयान दिया है जो मोदी जी के विषय में वो कहते थे। तो यही कहा कि मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि ऐसा एक जो वैश्याओं का सहारा लेता है, जो इतना लंपट आदमी, इतना गंदा आदमी, उनके सब थे, इतना नीच व्यक्ति है, अगर उसको अमेरिका की जनता चुनती है तो फिर बोला मैं अमेरिकन जनता के दिमाग पर मुझे सवाल उठते हैं मेरे। तो इस तरह की रिएक्शन भी आती हैं लोगों की। व्हाट्सएप ग्रुप पे ये भाजपा के पत्रकार, आजकल तो पत्रकारों को पता नहीं चलता ना। हाँ, वो लिखते थे कि जैसे भारत में राहुल गांधी ने ये कहा था कि मोदी जी लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, तो अमेरिका में कमला हैरिस ने भी कहा कि ट्रंप आएगा तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। तो ना भारत के लोगों ने सुनी उनकी और ना अमेरिका की जनता ने सुनी उनकी, और वहाँ ट्रंप ले आए और यहाँ मोदी जी। असल में धर्मेंद्र जी, हम पता नहीं, कैथल में तो ट्रंप को बधाई देते हुए भाजपा के नेताओं ने पोस्टर भी लगा दिए। हाँ, हमें असल में लोकतंत्र की जरूरत है ही नहीं। अगर हम ये माने कि जब से देश आज़ाद हुआ लोकतंत्र में ही चल रहा है देश, तो आप अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं कि कैसा लोकतंत्र किस दौर में रहा है। अगर यही लोकतंत्र था जो हमने झेला इतने वर्षों में, तो ये हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है? आम आदमी की ज़िंदगी में लोकतंत्र जो है, इस तरह की लफाजी करना एक वो बिलासिता किस्म की बात है। अमेरिका में भी लोगों ने मान लिया, वो कहते हैं कि हमें भैया कंफर्ट चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए और अपनी डोमिनेंस चाहिए अपने अपने ग्रुप की। आप लोकतंत्र को ले जाओ, अपने घर ले जाओ। हाँ, तो ये जो सबसे बड़े लोकतंत्र का तो आपने हाल देख ही लिया है, और जो सबसे महान लोकतंत्र है अमेरिका का, उसको भी देख लिया। सच में किसी को लोकतंत्र की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो ना तो हमारे विचार में कहीं है, ना वो हमारे समाज में है, ना हमारे जीवन में है। अगर उन तीनों जगहों पर लोकतंत्र हो तो फिर हम अपनी व्यवस्था में भी लोकतंत्र चाहेंगे। हमारे घरों में लोकतंत्र नहीं है, बच्चों के साथ डेमोक्रेटिक नहीं है, अपनी पत्नी के साथ डेमोक्रेटिक नहीं है, दोस्तों मित्रों के साथ डेमोक्रेटिक नहीं है। हम तो और ही किस्म के एक आदिम युग में जीने वाले लोग हैं। तो यहाँ लोकतंत्र की चिंता ना तो राहुल गांधी को करने की जरूरत, ना कमला हैरिस को। और राहुल गांधी भी जब आ जाएंगे तो उनको पता चलेगा धीरे धीरे कि लोकतंत्र वास्तव में एक वाहियात चीज़ है, और इसको जितना कंट्रोल करके रखोगे और डरा के लोगों को रखोगे उतना ही कामयाब रहोगे। पिछले 10-12 वर्षों में मोदी जी ने सिद्ध कर दिया है कि जो वो दे रहे हैं वही हम डिजर्व करते हैं और वही हमें प्रिय लगता है। इस धारा को बदलना मुझे नहीं लगता कि अब कोई आने वाले समय में हमारा, जहाँ देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि फलाना पार्टी को वोट दोगे तो वो आपकी रोटी बेटी को छीन लेंगे। हाँ, मतलब महानता की तो प्रकाष्ठा पे हैं। तो लोकतंत्र जो है ना, वो कोई वो भाववाचक संज्ञा है, और जो इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेटिक, अगर वो ही काम नहीं करेंगी तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र का तो सीधा सीधा मतलब ये है जो शास्त्रों में लिखा है कि मैं जिस तरह का व्यवहार और लोगों से अपने लिए चाहता हूँ मैं वैसा व्यवहार करूँ। तो वो वैसे ही तो चाहते हैं जी, इसलिए कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी, खैर चलो हम एक बार दोबारा से हरियाणा पे लौटते हैं। हाँ, अब दो चीज़ें आ जाती हैं कांग्रेस में। चलो ये फैक्ट फाइंडिंग तो इनकी पता नहीं क्या रिपोर्ट आएंगी, कब आएंगी, भगवान जाने। लेकिन एक तो कह रहे हैं कि अब जो कांग्रेस की कमान है हरियाणा की वो लेके किसी और को दी जाएगी। तो किसी और में रणदीप, ये जो अपना
क्या नाम है, सुरजेवाला जी, उनका नाम सामने आ रहा है, कई लोग तरह तरह के नाम दे रहे हैं। तो जिस हाल में आज कांग्रेस है, क्या उसका कोई रिवाइवल है, अल्टरनेट है कोई उसका? क्योंकि एक तरफ तो भाजपा 50 लाख सदस्यों का टारगेट पूरा करने जा रही है हरियाणा में, बहुत सीरियसली लगे हुए हैं। एक तरफ इनके पास कुछ भी नहीं है, इनको जीरो से शुरू करना है। तो कौन रिवाइव कर सकता है हरियाणा में कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को रिवाइव तो जनता करेगी, कोई भी दल किसी का नेता रिवाइव नहीं कर सकता। अगर अब जन आकांक्षाओं पे, अगर मान लिया अगले 5 वर्षों में जनता ये महसूस करती है कि इन मुद्दों पे विपक्ष को बोलना चाहिए, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही होता है, और अगर विपक्ष अपना बखूबी काम करता है, प्रभावी तरीके से काम करता है, तो लोग ऐसा निर्णय भी ले सकते हैं कि अगली बार कांग्रेस आ जाए, कोई जरूरी तो है नहीं। लेकिन सच में बहुत ही गंभीर सवाल मैं बता रहा हूँ सर। हाँ, आप छठ पूजा के दिन किसी भी घाट पे जाके देखिए हरियाणा में, आपको लगेगा नहीं हरियाणा है ये। सच में हमारी डेमोग्राफी मतलब बदल रही है, बहुत सारे बाहर के लोगों ने हरियाणा को अपना लिया है, और वो उन शहरों में है जहाँ पे सीटें बढ़नी हैं। तो 2029 का जो चुनाव है, 2026 में जो परिसीमन चेंज होगा, उसके हिसाब से जो 2029 का हरियाणा का चुनाव है, वो डेमोग्राफिकली मूल हरियाणवियों के साथ साथ उन लोगों का भी चुनाव होगा जो बाहर से आके यहाँ पे बस गए हैं। तो चेंज हो गया, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा हरियाणा का। तो वो तो सारी दुनिया का हो रहा है, और उसे आप रोक नहीं सकते। अब ये तो जो विपक्षी दल है उसको सोचना चाहिए कि इस डेमोग्राफिक चेंज के मद्देनजर वो किस तरह से अपनी रणनीति बनाते हैं। वो तो क्या रणनीति बनाएंगे, वो तो उन अभी जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए अपने। एक्चुअल में कांग्रेस दिशाहीनता की शिकार है। और एक बात, उदय भान जी ने तत्काल इस्तीफा क्यों नहीं दिया, क्यों चिपके बैठे हैं उस पद के साथ? उनको नहीं लग रहा है कि नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दें, उनकी नैतिकता थोड़ी कमजोर, खुद हार गए, पार्टी हार गई, और किसका वेट करेंगे? ऑफर भी नहीं किया, नहीं किया, छोड़ देना चाहिए था भाई, अब तक क्यों चिपके हुए आप उस पद से? हाँ, देखिए ये कांग्रेस की चिंता है कि उसे कैसे करना है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि नेतृत्व और नेताओं के हाथ में सारी चीज़ें नहीं होती, जनता के हाथ में बहुत कुछ है। और जनता ने ही चाहा तो 14 से लेकर अब तक लगातार भाजपा आ रही है जी। और एक दौर ऐसा था कि 2014 में कांग्रेस को LOP का दर्जा भी नहीं था, INLD का था। आज वो INLD कहाँ है? आज अभय सिंह चौटाला शिष्टाचार भेंट करते हैं अपने पुत्र के साथ जाकर, मनोहर खट्टर जी के साथ में, है ना। और जब उससे तो ये भी चर्चाएं चल पड़ी क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, हालांकि वो मुलाकात ही कहेंगे हम उसको। हाँ, शिष्टाचार भेंट है वो। शिष्टाचार में ये अलग बात है कि आप कितने अशिष्ट व्यवहार कर लें सदन में और बाहर निकल के गालियां दे दें, है ना? लेकिन वहाँ का मुलाकातें हमेशा शिष्टाचार ही रहेंगे। तो राजनीति में कब कोई अर्श पे चला जाए, कब फर्श पे चला जाए, और लेकिन जो विजयी दल है उसको ये लगता है कि अब हम आ गए हैं। कृष्णलाल पवार ने जैसे कहा था कि गुजरात की तर्ज पर अभी हम 5 योजनाएं हमने रहना है, ठीक है। तो अगर प्रदेश की जनता ये चाहेगी, और मैं तो कहता हूँ अगर नायब सिंह सैनी की सरकार बहुत बढ़िया काम करती है सारे मोर्चों पे, बेरोजगारी भी दूर कर ले और सारी चीज़ों पर नियंत्रण पा ले, और वास्तव में हरियाणा नंबर 1 स्टेट बन जाए, तो नायब सिंह सैनी क्या तकलीफ दे रहे हैं, क्या भाजपा दे रही? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, करें, वो परफॉर्म करेंगे तो बेटर है ना। लेकिन अब उनको भी ये सोचना चाहिए कि 3 चुनाव हो गए सोशल इंजीनियरिंग पे, अब वो भविष्य की राजनीति सोशल जस्टिस पे कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। जो वंचित लोग हैं और जो दीनदयाल उपाध्याय जी की कल्पना है अंत्योदय की, अंतिम आदमी के कल्याण की, अगर वो गंभीरता से उसे कर पाए, प्रामाणिक तरीके से और ईमानदारी से, तो भाजपा 5 क्या चाहे 6 योजना काम कर ले। और अब अगर कांग्रेस में यह है कि कांग्रेस का नेतृत्व जिसके भी हाथ में आएगा, अगर वो अपने कंफर्ट जोन में रहा और एडोकिज्म से चला तो चीज़ें सुधरेंगी नहीं। अभी समय है कि पूरे 5 वर्ष कांग्रेस का नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व, और अपने कार्यकर्ताओं को जीवंत करके पूरी तरीके से और फील्ड में उतरे। ये वैसी बात है कि एक लंगड़े आदमी से, विकलांग व्यक्ति से आप 100 मीटर की दौड़ जीतने का उम्मीद कर सको। कांग्रेस पार्टी को जैसा समझ पाए हैं, कांग्रेस कभी नहीं सुधरेगी। और बीजेपी इसलिए नहीं जीतती है, बीजेपी इसलिए जीतती है क्योंकि कांग्रेस के लोग कांग्रेस के बारे में कभी नहीं सोचते, वो खुद के बारे में सोचते हैं। और अगर ये सुधर जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि इनकी हालत वैसी है सर, जैसे पेड़ के नीचे बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं पेड़ का फल टूटेगा और इनके सीधा मुंह में गिरेगा। अगर वो साइड में गिर गया पेड़ का फल तो कोई उठा के इनके मुंह में डाले, ऐसी कांग्रेस की हालत है।
तो ये मनोवैज्ञानिक कारण है। एक इनको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ना साइकोलॉजिस्ट से भी करवानी चाहिए। मेरी समझ है कि आदमी जब राजनीति में आता तो वो एक ही बार संघर्ष करता पूरी ताकत से, और अगर उसका संघर्ष सफल हो जाता है तो दोबारा संघर्ष नहीं करता। कांग्रेसी तो कतई नहीं। इनसे भले तो रामकुमार गौतम है जो अपनी चुनाव के बाद की भूल सुधार कर लेते हैं। मैं ये कहता हूँ रामकुमार गौतम ने तो कांग्रेस को जिंदा करने का इतना बड़ा बयान दे दिया है कि उसने कहा दीपेंद्र बहुत बढ़िया लड़का है, उसमें एक देशभक्त का खून है, चौधरी रणबीर सिंह का, और मैंने बहुत सी ऐसी बातें कही होंगी गलत जिससे बुरा लगा होगा, और बहुत ही अच्छा आदमी है। अगर भाजपा का विधायक ये चीज़ें कह रहा है तो कांग्रेस के लोगों को तो इसको प्रमोट करना चाहिए, सारी चीज़ों को कर रहे हैं, है ना। भूपेंद्र सिंह जी को और दीपेंद्र हुड्डा जी को इनका धन्यवाद करना चाहिए। हालांकि रामकुमार गौतम जी का ये अति उत्साही है, वो सोच रहे हैं कि उनकी वजह से बीजेपी की सरकार बनी। उनकी मजे की बात यह है कि जब जेजेपी की बनी थी तब उन्होंने प्रायश्चित ये कह के किया था, मैंने कैप्टन जैसे भले आदमी को हरा दिया। तो वो कबीर है, नानक है वो हरियाणा की राजनीति और के। पता नहीं अब कब ये क्या देखिए वो नारनौन छोड़ के सफीदों से जीत गए, लेकिन कैप्टन साहब नारनौन से हार गए। तो रामकुमार गौतम जी का भी एक अपना कोई खास भूमिका है हरियाणा की राजनीति में, और वो कब किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं ये भी नहीं पता चलता। और अब तो कांग्रेस को पूछना चाहिए भाई कि जो रामकुमार गौतम जी की राय है उसके बारे में नायब सिंह जी का क्या कहना है, तो उनके विचार भी सामने आ जाएंगे। हालांकि अब नायब सिंह सैनी जी को अगर आप गौर से देखें तो वो थोड़ा सीरियस हो रहे हैं। मुझे लगता है कि वो जो डिलीवर तो चुनावी विजय का जो सुरूर था उनका थोड़ा उतर रहा है। हाँ, तो उनको लग गया कि वो जो घोड़े आए थे, रथ आए थे, वो जा चुके हैं अपनी जगह, उनको दिख नहीं रहे वो, है ना। हालांकि राज गंभीर बना देता है आदमी को ना। हाँ, बनना चाहिए। चाहिए। को सीआईडी की जो रिपोर्ट आती है ना, वो पढ़ के आदमी गंभीर हो जाता है। बिल्कुल है ना। दोस्तों, कांग्रेस का रिवाइवल प्लान क्या है, कांग्रेस को तो कभी समझ में आएगा नहीं। अगर आपको आ रहा है तो आप बता सकते हैं। और जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो पुराने साथी हैं वो दोस्ती को बनाए रखें। जो साथी कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं चैनल में, वो चैनल के ज्वाइन बटन के साथ हमारे से जुड़ सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।